हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 12 केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर पी ब्लॉक चल रहा है, ठीक है। और हमने पहले वाले भाग में बात की थी केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 की, है ना। पी ब्लॉक में हम ग्रुप 15 कर रहे हैं, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्टिविटी में कि जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है ना। और हमने बात की थी हेलोजन के साथ रिएक्ट करके हैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है ना। ये हमने कर चुके थे। आज यहीं से आगे अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हमने केमिकल रिएक्टिविटी करी थी। लास्ट हमने क्या किया था कि जब ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है ना। हैलाइड्स बनाते हैं और किस तरीके के हैलाइड्स बनाते हैं, EX3 और EX5 टाइप ऑफ हैलाइड बनाते हैं। और हमने देखा था कि जो पेंटा हैलाइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के पेंटा हैलाइड्स, वो आपके कैसे होते हैं। जो नाइट्रोजन के पेंटा हैलाइड्स है वो आपके वो मतलब नाइट्रोजन पेंटाहाइड्स नहीं बनाते। ये मैंने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि वो अपनी कोवेलेंसी को आगे नहीं बढ़ा पाते, ठीक है ना। तो हमने ये बात की थी। साथ ही साथ इसी में एक और है कि जो पेंटाहाइड्स होते हैं, है ना, वो ज्यादा कोवेलेंट होते हैं ट्राइहाइड्स के मुकाबले, ठीक है ना। पेंटाहाइड्स क्या होते हैं, ज्यादा कोवेलेंट है ट्राइहाइड्स के मुकाबले, है ना। पेंटाहाइड जैसे कि अगर हम ग्रुप 15 के पेंटाहाइड की बात करें, जैसे PCl5 हो गया पेंटाहाइड, है ना। और पेंटा ट्राइहैलाइड क्या हो गया, PCl3। समझ रहे हैं आप। ग्रुप 15 का जो पेंटाहैलाइड है PCl5, ग्रुप 15 का ट्राइहैलाइड है क्या है, PCl3। तो PCl जो आपका ये है क्या बोलते हैं, PCl5, ये क्यों आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, क्यों ज्यादा कोवेलेंट है। ये क्या होता है, ज्यादा कोवेलेंट होता है। पेंटाहाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहैलाइड्स, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में कई बार कि भाई क्यों पेंटाहाइड ज्यादा कोवेलेंट है ट्राइहैलाइड के मुकाबले, है ना। तो ये हमको रीजन पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं। तो हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, अगर ध्यान से देखें आप दोनों की, तो दोनों में आपको एक चीज पता चलेगी, है ना। PCl5 में, PCl3 में, भाई PCl ने +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, PCl3 किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ऐसा क्या हुआ इनमें कि ताकि ये ज्यादा कोवेलेंट है और ये कम कोवेलेंट है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर हम किससे पता लगाते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर हम पता लगाते हैं किससे, शेडिंग से, है ना, शेडिंग से। तो देखा गया कि भाई जो ग्रुप 15 एलिमेंट है उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, किसमें, वैलेंस शेल में, है ना। आप ग्रुप 15 में आपने देखा था ना भाई, ग्रुप 15 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP3 है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो 5 इलेक्ट्रॉन आपको आउटर मोस्ट शेल में दिख रहे हैं, है ना। तो क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 स्टेट देना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना भाई। इट इज डिफिकल्ट कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 देना, और उससे ज्यादा डिफिकल्ट है कि 5 इलेक्ट्रॉन लूज करके +5 देना। समझ आ रही बात भाई? यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के +3 देना, ठीक है ना, और 5 इलेक्ट्रॉन निकाल के टोटल 5 इलेक्ट्रॉन के +5 देना। तो +3 से मतलब +3 लूज करना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है +5 को लूज करना। तो इसलिए इनके पास क्या आती है, बहुत कम टेंडेंसी होती है आयनिक कंपाउंड बनाने की। आपको समझ आ रहा है भाई, आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं, आयनिक कंपाउंड कब बनता है, आयनिक कंपाउंड जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। एक ने क्या करे, इलेक्ट्रॉन लूज करे, है ना, एक ने क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे, तब जाके आयनिक बॉन्ड बनता है। ये आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब जाके एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा। और कोवेलेंट कब बनता है, जब शेयरिंग होती है, जैसे कि H और Cl के बीच में शेयरिंग हुई तो कोवेलेंट बना। यहाँ PCl5 के बीच में शेयरिंग हुई तो कोवेलेंट बॉन्ड बना। तो PCl ने क्या करा, आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना। इस तरीके से 5 Cl के साथ क्या करा, कंबाइन करके कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया इसने, PCl5 ने। तो होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। अब आयनिक बॉन्ड यहाँ पे बनना क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि भाई 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट है, और उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना, ठीक है ना। तो ये जो एलिमेंट है +5 स्टेट में, इनके पास कम टेंडेंसी होती है। जो एलिमेंट होते हैं +5 स्टेट में, दे हैव लेस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, उनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होती है +3 के मुकाबले। तो जो एलिमेंट +5 स्टेट में होते हैं उनकी टेंडेंसी शेयरिंग की ज्यादा है। समझ आ रही बात? +5 को लूज करना डिफिकल्ट है 3 के मुकाबले, +5 को 3 के मुकाबले लूज करना डिफिकल्ट है। तो ये क्या करते हैं, 5 वाले क्या करते हैं, लूज करने के बजाय शेयरिंग में ज्यादा विश्वास करते हैं।
शेयरिंग में, तो इसलिए PCl5 ज्यादा कोवेलेंट होता है एज कंपेयर टू PCl3। आ रही बात समझ में आपको? PCl5 PCl3 के कंपेयर में ज्यादा कोवेलेंट क्यों है? इसका अगर प्रॉपर आंसर हम लिखेंगे तो हम प्रॉपर आंसर ये लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस द एलिमेंट in +5 state have less tendency to lose electron, ठीक है ना, then in +3, ठीक है ना। So +5 have more tendency to share इलेक्ट्रॉन, है ना। ठीक, तो भाई जब +5 की लूज करने की टेंडेंसी कम है तो शेयर करने की ज्यादा होगी, तो जो शेयर करेगा वही तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो +5 शेयरिंग में ज्यादा विश्वास करता है एज कंपेयर टू +3, ठीक है ना। तो इसलिए ये इस तरीके से, ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। ठीक, चलिए, तो ये चीज थी। अब इसी में एक चीज होती है बच्चों, अगला हमारे पास रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ग्रुप 15 के, तो क्या करते हैं ये, एक तो E2O3 और E2O5 टाइप ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? E2O3, एक तो E2O3 और E2O5 टाइप का ऑक्साइड। ये आपको पता है ना, ये क्या है, NPAS SB और HBI, ये क्या है आपके हाइड्रा, मतलब एलिमेंट है ग्रुप 15 के। तो देखा गया कि जो ऑक्साइड्स होते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ज्यादा एसिडिक है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के मुकाबले। यानी जो ऑक्साइड है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ज्यादा एसिडिक है किसके मुकाबले? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के मुकाबले, पहली बात। दूसरी बात, जो एसिडिक कैरेक्टर इनका डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। ग्रुप 15 का जो एसिडिक कैरेक्टर है, ग्रुप 15 का एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा इनका, ठीक है ना। जो ऑक्साइड होते हैं बच्चों E2O3 टाइप के, ये जो E2O3 टाइप का ऑक्साइड है, जैसे कि N2O3, ठीक है ना, P2O3, ठीक है, और AS2O3 और SB2O3 और Bi2O3, है ना। हमने बोला कि इनका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। देखो एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। कैसे आपको भी बताता हूं। N2O3 जो होते हैं ये होते हैं एसिडिक ऑक्साइड। क्या होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, AS2O3 और SB2O3 ये होते हैं एम्फोटेरिक। क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब जिनके पास एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी है। और ये क्या है बच्चों? बेसिक ऑक्साइड है। तो आपको देख रहा होगा साफ साफ कि एसिडिक कैरेक्टर इनका डिक्रीज हो रहा है ना, एसिड से किस तरफ जा रहे हैं? बेस की तरफ जा रहे हैं, तो एसिडिक कैरेक्टर इनका डिक्रीज हो रहा है। तो ये रिएक्टिविटी होती है ग्रुप 15 की किनके साथ? आपकी इनके साथ, किनके साथ? ऑक्सीजन के साथ। आई बात समझ में? चलिए, ये सारी चीजें हो चुकी है। अब हमारा आज का जो मेन है वो है डाइनाइट्रोजन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन को क्या कहते हैं? N2 कहते हैं। डाइनाइट्रोजन को क्या कहते हैं? N2, ठीक है ना, N2 कहते हैं। तो डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन, भाई डाइनाइट्रोजन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो पहला, इसको बच्चों लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं? जब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड को एक सोडियम नाइट्राइट के साथ ट्रीट करा। हमने क्या करा? अमोनियम क्लोराइड लिया। क्या करा हमने बच्चों? अमोनियम क्लोराइड लिया। और कैसे लेना है अमोनियम क्लोराइड? एक्वस सॉल्यूशन लेना है। उसको हम रिएक्ट कराएं सोडियम नाइट्राइट के साथ, ठीक है ना। किसके साथ? सोडियम नाइट्राइट, NaNO2, ठीक है ना। सोडियम नाइट्राइट होता है NaNO2, ये भी एक्वस लेना है।
तो हमने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन को हम रिएक्ट कराएंगे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट के साथ, सोडियम नाइट्राइट के साथ, ठीक है ना। तो क्या बनेगा हमारे पास बच्चों, देखो क्या आएगा हमारे पास, एक तो हमको जो चाहिए N2 ये आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आएगा, वाटर आएगा, ठीक है ना, और प्लस हमारे पास क्या आएगा, NaCl आएगा, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन समझ रहे हो आप, कैसे प्रिपेयर करते हैं, ऐसे प्रिपेयर किया जाता है इसको, ठीक है ना। पहली बात तो इसको इस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरी बात क्या है बच्चों, इसको हम इसका अगर हम क्या करें, अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करें तो भी हमको मिल सकता है। अमोनियम डाइक्रोमेट का क्या करो, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, ये क्या है बच्चों, अमोनियम डाइक्रोमेट, क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट के साथ उसको डिकम्पोज करो तो क्या बनेगा बच्चों, N2 बनेगा, है ना, N2 जो हमें चाहिए वो बनेगा, और क्या बनेगा, हमारा वाटर बन जाएगा, 4H2 बन जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनेगा, Cr2O3 बन जाएगा, ठीक है ना। तो दो समझ आया, लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं, इस तरीके से करते हैं। दूसरा अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तीसरा क्या करते हैं बच्चों, तीसरा हमें करता है, अगर हमें बहुत प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं सोडियम और बेरियम अजाइड का, क्या करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें भी क्या करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, किसका, सोडियम, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम अजाइड, किसका करेंगे, सोडियम एंड बेरियम अजाइड का, सोडियम एंड बेरियम अजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन कर दो, ठीक है ना। अब देखिए बेरियम अजाइड क्या होता है, BaN3 का होल ट्वाइस, ठीक है, BaN3 का होल ट्वाइस, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करो, क्या बनेगा, हमको N2 चाहिए, N2 हमारे पास आ गया, ठीक है, और प्लस Ba आ गया, है ना, बैलेंस कर लो इसको, 3 दूनी 6, 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3N2 प्लस Ba, ठीक है ना। अच्छा ये आ गया, साथ ही साथ सोडियम का थर्मल डिकम्पोजिशन, सोडियम क्या होता है, सोडियम अजाइड क्या होता है, NaN3, क्या होता है, NaN3, है ना, NaN3, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करो, 2Na प्लस आपका N2 आ जाएगा, कितना N2 आ जाएगा, 3N2, बैलेंस्ड हो गई। तो ये प्रिपरेशन थी बच्चों, है ना, समझ आया प्रिपरेशन। पहला अमोनियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन को एक्वा सॉल्यूशन और सोडियम नाइट्राइट के साथ ट्रीट करो, ये मिलेगा। अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करो, नाइट्रोजन मिल जाएगी। थर्मल डिकम्पोजिशन करो किसका, थर्मल डिकम्पोजिशन करो आप थर्मल वो सोडियम और बेरियम अजाइड का, तो हमें N2 मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो ये क्या थी बच्चों, ये इसकी प्रिपरेशन थी, ठीक है ना, प्रिपरेशन हो गई किसकी, N2 की। अब आती है प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहला बच्चों क्या है प्रॉपर्टीज में, जो डाई नाइट्रोजन है ये क्या है, इट इज अ कलरलेस, एक तो एक कलरलेस गैस होती है, ठीक है ना, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस है, टेस्टलेस भी है ना, और टेस्टलेस के साथ साथ नॉन टॉक्सिक भी है, नॉन टॉक्सिक है ना, मतलब इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, नॉन टॉक्सिक है। तो पहली बात ये हो गई, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है बच्चों, दूसरी बात क्या है कि जो ये है डाई नाइट्रोजन, ये इनर्ट होती है रूम टेम्परेचर में, यहां से बहुत क्वेश्चन बनता है, इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में बच्चों इनर्ट होती है, मतलब इनर्ट का मतलब समझते हो, इनर्ट मतलब जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, इनर्ट का क्या मतलब होता है, जो रिएक्ट नहीं करेगा, है ना, जिसकी रिएक्टिविटी हम बोलेंगे बहुत कम होती है, रिएक्टिविटी, जिसकी रिएक्टिविटी क्या है, वेरी पुअर, वेरी पुअर। इनर्ट का मतलब किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा, जिसकी रिएक्टिविटी वेरी पुअर, है ना। तो ऐसा क्यों, ये क्यों इनर्ट है रूम टेम्परेचर में, तो इसका आंसर इसलिए क्योंकि इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है, N2 कैसे, मैंने आपको पीछे बताया था N2 कैसे बनता है, N ट्रिपल बॉन्ड N से बनता है
है ना, एन ट्रिपल बॉन्ड एन से बनता है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, बिकॉज, हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड एन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ना, बॉन्ड एंथैल्पी वो बहुत ज्यादा है, बॉन्ड टूटेगा ही नहीं जब, मतलब एंथैल्पी बहुत एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इस बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब कितनी एनर्जी आपको देनी इस बॉन्ड को निकालने के लिए, तो बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके कोई बॉन्ड टूटेगा, तो टूटता ही नहीं बॉन्ड, तो बहुत क्या है, कम रिएक्टिव है आपका, ठीक है ना, तो क्या है बच्चों, कम रिएक्टिव है। आई बात समझ में आपको, क्यों कम रिएक्टिव है, क्योंकि इनर्ट है रूम टेम्परेचर में, ठीक है ना, इसलिए कम रिएक्टिव है, ठीक। अच्छा, तीसरी बात, हाई टेम्परेचर पे ये कुछ मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर जाती है ना, हाई टेम्परेचर में कुछ मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर जाती है हाई टेम्परेचर पे, एट हाई टेम्परेचर ये क्या करती है, कुछ मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है, जैसे कि हमने देखा ये लिथियम के साथ रिएक्ट करेगी तो लिथियम नाइट्राइड बनाएगी, है ना, क्या करेगी, लिथियम के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाएगी, ये हो गया आपका लिथियम नाइट्राइड, ठीक है ना। ऐसी मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगी तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके भी क्या बनाएगी, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगी, ठीक है ना, ये बनाएगी। आई बात समझ में, हो गई बैलेंस। तो हाई टेम्परेचर में ऐसा होता है, हाई टेम्परेचर में ये करती है, आ रही बात समझ में, हाई टेम्परेचर में क्या करती है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज थी इसकी, आ रही बात समझ में, ये प्रॉपर्टीज थी डायनाइट्रोजन की। यूज क्या है बच्चों, इसके यूजेस क्या है, पहला यूज क्या है कि ये आपका वहां जरूरत पड़ती है इसकी जहां इनर्ट एटमॉस्फेयर की हमको जरूरत है, ठीक है ना, जहां में इनर्ट एटमॉस्फेयर की जरूरत है, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, है ना। एक तो लिक्विड N2, लिक्विड N2 क्या करती है बच्चों, रेफ्रिजरेंट की तरह काम करती है, इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, एक तो रेफ्रिजरेंट का काम करती है ना, लिक्विड N2 क्या करती है, रेफ्रिजरेंट का काम करती है टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल, टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल, बायोलॉजिकल मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना, फूड आइटम्स को, ठीक है ना, और क्रायो सर्जरी में भी यूज होती है। ठीक है, क्रायो सर्जरी का मतलब ऐसी सर्जरी जहां पे मैं बहुत कोल्ड कंडीशन में सर्जरी चाहिए तो हम N2 का यूज करते हैं, क्योंकि ये इनर्ट है ना, इनर्ट है। तो समझ आपको यूज क्या क्या है इसके, ठीक है ना। दूसरा यूज है आपके अमोनिया बनाने में, अलग अलग जगह ये यूज होती है ना, और वहां पे भी यूज होती है जहाँ पे इनर्ट एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ती है आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, ठीक है ना। तो ये कुछ यूजेस थे बच्चों डायनाइट्रोजन के, मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं हम अमोनिया, ठीक है। अमोनिया क्या होता है, NH3, ठीक है ना। अमोनिया क्या है बच्चों, NH3 है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे प्रिपरेशन की, कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है अमोनिया को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो भाई इसको प्रिपेयर करने का जो तरीका है वो क्या है बच्चों, हेबर प्रोसेस, ठीक है ना। क्या है, हेबर प्रोसेस। सबसे पहला जो है हेबर प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है हेबर प्रोसेस अमोनिया बनाने के लिए। क्या किया जाता है बच्चों हेबर प्रोसेस में जब नाइट्रोजन को, किसको, नाइट्रोजन को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन को जब रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों तरफ चलती है, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलता है, हमें अमोनिया मिलता है 2NH3 गैसेस फॉर्म में। क्या मिलता है बच्चों, अमोनिया मिलता है 2NH3 गैसेस फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चों, हेबर प्रोसेस है। हेबर प्रोसेस में हम इस तरीके से करते हैं। ली चैटरेल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हाई प्रेशर चाहिए होता है, किसके लिए,
अमोनिया बनाने के लिए, ठीक है ना। अमोनिया बनाने के लिए हाई प्रेशर चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू ली चैटरल प्रिंसिपल। हाई प्रेशर वुड बी रिक्वायर्ड। क्या चाहिए? हाई प्रेशर चाहिए। आई बात समझ में? ली चैटल प्रिंसिपल का मतलब अमोनिया बनना है ना, तो हमको इस रिएक्शन को फॉरवर्ड करना है, मतलब आगे की तरफ लेके जाना है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या दोनों तरफ चलती है ना, बैकवर्ड भी चलती है फॉरवर्ड भी चलती है। तो अगर हमको चाहिए कि अमोनिया जल्दी से जल्दी बने, तो ली चैटल प्रिंसिपल जो इक्विलिब्रियम के बारे में बात करता है, वो क्या कहता है? हाई प्रेशर, आपका इसको हाई प्रेशर पे आपको करनी पड़ेगी। इस रिएक्शन को हाई प्रेशर में करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ चलेगी, तो उतनी जल्दी से जल्दी क्या बनेगा? आपका ये जो अमोनिया है वो बनना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो बात है समझ में? तो हेबर प्रोसेस में ये चीज होती है, ठीक है ना। अब बच्चों, अब कुछ ऑप्टिमम कंडीशन है, मतलब मिनिमम कंडीशन अमोनिया बनाने के लिए, है ना। क्वेश्चन भी आता है कई बार बोर्ड ये क्वेश्चन कि ऑप्टिमम कंडीशन, ऑप्टिमम कंडीशन, ठीक है ना, फॉर द फेवर ऑफ अमोनिया, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, ऑप्टिमम कंडीशन, क्या क्या कंडीशन आपको देनी पड़ेगी अमोनिया बनाने के लिए? पहली कंडीशन है बच्चों, देखो पहली कंडीशन क्या है कि हाई प्रेशर चाहिए आपको, ठीक है ना। पहली कंडीशन है कि हाई प्रेशर चाहिए, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर चाहिए। और वो भी कितना चाहिए होता है हाई प्रेशर? लगभग 200 एटमॉस्फेयर के पास। कितना? 200 एटमॉस्फेयर के पास, पहली बात, ठीक है ना। दूसरा क्या चाहिए बच्चों? हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। कितना हाई टेम्परेचर? 700 केल्विन, इसके आसपास है आपको हाई टेम्परेचर चाहिए। तीसरा कैटलिस्ट, ठीक है ना, कैटलिस्ट चाहिए। तो कैटलिस्ट में क्या होता है बच्चों? आयरन ऑक्साइड। कैटलिस्ट में क्या होगा? आयरन ऑक्साइड। कैटलिस्ट में हम यूज करेंगे आयरन ऑक्साइड, है ना। आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3, आयरन ऑक्साइड का यूज करेंगे विद लिटिल अमाउंट ऑफ K2O और Al2O3, है ना। आयरन ऑक्साइड के साथ क्या करेंगे हम? विद लिटिल अमाउंट ऑफ K2O, एक तो K2O और Al2O3, K2O और Al2O3, ठीक है ना। K2 और Al2O3 का आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट है, उसमें थोड़ा सा हम K2O डालेंगे और Al2O3 डालेंगे, ताकि आपका क्या हो जाए? ये क्यों डालते हैं हम K2O और Al2O3 क्यों डालते हैं? ताकि रेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाए? बढ़ जाए, ठीक है ना। टू इंक्रीज द रेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ये क्यों डालते हैं हम? टू इंक्रीज the rate of attainment of equilibrium, ताकि इक्विलिब्रियम हमको जल्दी से मिल जाए। इक्विलिब्रियम जो है हमें जल्दी से, इक्विलिब्रियम समझ रहे हैं ना आप? इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, आगे भी चले रिएक्शन पीछे भी चले, इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं, दोनों तरफ बैलेंस हो जाए, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं? इसको डालते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो ये है बच्चों, ठीक है ना। पहले आयरन कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता था, और उसके साथ मोलिब्डेनम भी डालते थे हम, प्रमोटर, है ना। तो इस तरीके से है अमोनिया। आए बात समझ में? ऑप्टिमम कंडीशन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया के लिए हाई प्रेशर चाहिए, हाई कैटलिस्ट चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई कैटलिस्ट चाहिए। और चौथी हम लिख सकते हैं कि अगर हमें प्रमोटर की भी जरूरत पड़े तो हम प्रमोटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रमोटर में आपका मोलिबेंडनम आ जाएगा, ठीक है ना, मोलिबेंडनम। ठीक है ना, मोलिबेंडनम आ गया आपका प्रमोटर। आई बात समझ में? तो ये है बच्चों हेबर प्रोसेस। तो पहला तो हेबर प्रोसेस। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? मतलब दूसरी जो वो है
दूसरी प्रिपरेशन इसकी कि स्मॉल अमाउंट में इसको कैसे करते हैं, स्मॉल अमाउंट में अमोनिया को कैसे बनाया जाता है, अमोनियम सॉल्ट से, जिसको डिकम्पोज करते हैं पहले, ठीक है ना। तो स्मॉल अमाउंट में, अगर स्मॉल स्केल में, वो तो लार्ज स्केल में बनाते हैं आप, जो हेबर प्रोसेस है वो तो लार्ज स्केल में है। स्मॉल स्केल में अगर हमें अमोनिया चाहिए, इसको स्मॉल स्केल में हमें अमोनिया चाहिए, तो स्केल में अमोनिया को कैसे बढ़ते हैं, अमोनियम सॉल्ट से। अमोनियम सॉल्ट को क्या करते हैं बच्चों, इसको डिकम्पोज करते हैं डिकम्पोज किसके साथ, कॉस्टिक सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमने क्या करा, हमने करा NH4Cl लिया, अमोनियम सॉल्ट लिया, इसको हमने डिकम्पोज कराया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2NH3 प्लस 2H2O और प्लस 2H2 और प्लस CaCl2, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, अमोनियम सॉल्ट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा के साथ हमने क्या कराया, ट्रीट कराया, तो हमको ये हमारे पास NH3 आया। आई बात समझ में, है ना। तो आता भी स्मॉल स्केल में क्या करते हैं बच्चों, स्मॉल स्केल में क्या करते हैं, अमोनियम सॉल्ट को डिकम्पोज करते हैं, जब क्या करें, कॉस्टिक सोडा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज। इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, याद रखेंगे आप, कॉस्टिक सोडा, ये कॉस्टिक सोडा है ना। इसका कॉमन नेम है और केमिकल नेम इसका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप लिख भी सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं कि बाय डिकम्पोजिंग अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, व्हेन ट्रीटेड विद कॉस्टिक सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वी गेट अमोनिया। ये अमोनिया है बच्चों, NH3 अमोनिया। तो इस तरीके से हमें अमोनिया मिल जाती है। तो ये प्रिपरेशन थी बच्चों अमोनिया की। अमोनिया किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, ये प्रिपरेशन थी, ठीक है ना। फिर हमें पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज से भी काफी क्वेश्चन आता है। मेनली जो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके प्रिपरेशन में, एक तो हेबर प्रोसेस भी है और ये स्मॉल स्केल में किस तरीके से बनता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है स्मॉल स्केल से भी और आपके हेबर प्रोसेस से भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपको समझ में आएगा कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने बात की पेंटाहाइलाइड और ट्राइहाइलाइड्स को लेके, देखा कोवेलेंट नेचर किसका ज्यादा है, आपको रीजन दिया क्यों। फिर हमने बात करी कि रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ कैसे होती है, एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, कैसे वो डिक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप, ठीक है। फिर हमने बात करी डाइनाइट्रोजन प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट, इनर्ट क्यों है रूम टेम्परेचर में, है ना, इनर्ट रूम टेम्परेचर, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चंस बनता है इनर्ट की रूम टेम्परेचर में क्यों, प्रिपरेशन से भी कि आपको कैसे प्रिपेयर किया जाता है नाइट्रोजन। देन हमने अमोनिया की बात करी, अमोनिया में प्रिपरेशन करी, ठीक है। अगले भाग में हम अमोनिया की प्रॉपर्टीज लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।